हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आपकी 4 फरवरी। लेकिन आज की क्लास के अंदर हम 2 दिन के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, 3 और 4 फरवरी के। क्योंकि शनिवार को आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी, तो आज की क्लास के अंदर हम 2 दिन के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। और एक बात बता दूं, जो भी मेरे भाई बहन चैनल के अंदर पहली बार आए हो, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वैसे तो आपकी ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है, ये डेली सुबह में 5:30 बजे चलती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं, जैसा कि हम लोग डेली करते हैं। उसके बाद हम आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो लास्ट क्लास में साथियों मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी 2 फरवरी को 37वां जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला है, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर। अभी निम्नलिखित में से कौन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद झारखंड के अब जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये बने चंपई सोरेन। अभी साथियों एक बुक लॉन्च की गई थी, भारत के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान और अजीत डोभाल जी के द्वारा। इस पुस्तक का नाम है एक समंदर मेरे अंदर। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो संजीव जोशी के द्वारा। अभी जो 13 मानतन कंपनियों में से एक है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने किस देश के साथ 10 साल के लिए अभी एलएनजी खरीदने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। 3 फरवरी को भारतीय नौसेना किस नवीनतम सर्वेक्षण पोत को अभी सेवा में शामिल करने वाली है? तो ये विशाखापट्टनम में आईएनएस संध्या को शामिल करेगी। भारतीय जो तटरक्षक दिवस है, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को। अभी किसने नौकायन में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया था? तो ये भारत के विष्णु सर्वानंद ने। लघु वाणी जाति द्रव्य कार्य, जिसका नाम है लावा योजना, ये किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? तो उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में संपन्न हुए जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, इसमें कौन सा ऐसा राज्य जो कि पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा था? तो महाराष्ट्र था इसमें साथ ही पहले स्थान पर, तमिलनाडु रहा था दूसरे स्थान पर, जबकि हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा था। और लास्ट को से हमने पढ़ा था कि देश की जो सबसे बड़ी प्रदर्शनी है, जिसका नाम है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024, ये किस शहर में आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम के अंदर। अब आज का पहला प्रश्न देखिए। अभी साथ जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने 2024 में अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है? तो इस बार साथी उन्होंने पेश किया है अपने कार्यकाल का 6वां बजट। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथी, बजट से आपको सारे क्वेश्चन याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, वो हम डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करते हुए चलेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग कुछ बातें याद रखिएगा जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। क्योंकि साथ ये अंतरिम बजट है, और अंतरिम बजट तभी पेश किया जाता है या तो सरकार के पास समय नहीं हो, या फिर लोकसभा के चुनाव हो। तो दूसरा कारण है इसमें कि अभी लोकसभा के चुनाव है। इस कारण क्या है कि ये अंतरिम बजट पेश किया गया है, इसलिए आपको ज्यादा इसमें बातें याद नहीं रखनी है, केवल कुछ ही बातें याद रखिएगा। जैसे कि ये वित्त मंत्री ने ये जो बजट है, ये कितने मिनट में पेश किया है? तो 58 मिनट का भाषण दिया है। पिछले साल की तरह इस बार भी ये जो बजट है, ये पेपरलेस बजट है, यानी कि टैबलेट के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट बात है बजट में पेश की गई है। ये जो अंतरिम बजट है, ये अप्रैल और मई में आम चुनाव में होने की वजह से पेश किया गया है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि साथियों, अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबा बजट किसने पेश किया था, यानी कि सबसे लंबा बजट में भाषण किसने दिया था, तो सबसे जो लंबा बजट में भाषण दिया है, ये निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ही दिया गया था 2020 के अंदर। और इन्होंने 2 घंटे 40 मिनट तक भाषण दिया था। सबसे छोटा बजट पूछे आपसे, तो ये 1977 के अंदर एच.एल. पटेल ने दिया था, जिन्होंने 800 शब्दों में अंतरिम बजट पेश किया था। अब बजट होता क्या है? तो आने वाले साल के लिए जो भी कमाई और खर्चे किए जाएंगे, इन्हीं की योजनाओं को बजट कहते हैं। भारतीय संविधान में दरअसल साथियों जो बजट शब्द है, इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन संविधान का जो अनुच्छेद 112 है, इसके अनुसार एक वर्ष का जो केंद्रीय बजट है, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि सबसे जो अधिक बार है बजट है, ये किसने पेश किया है? तो टोटल 10 बार किया था। इनका नाम है मोरारजी देसाई।
और स्वतंत्रता के बाद देश का जो पहला बजट है ये पहले वित्त मंत्री R.K. शनमुगम शेट्टी ने पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। अब साथ ही बजट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम डेली करंट अफेयर के अंदर पढ़ते हुए चलेंगे। आपको बजट के सारे क्वेश्चन याद नहीं रखने हैं क्योंकि ये अभी अंतिम बजट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने कितने अभी वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया है? तो देखिए साथियों, बाद में क्या है कि इससे पहले 75वें अमृत महोत्सव पर 75 वेटलैंड साइट को रामसर साइट में शामिल करने का लक्ष्य रखा था, जो कि हम लोगों ने पूरा कर लिया है। और अभी क्या है कि 5 और वेटलैंड साइट को रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। इसलिए वह अब जो वेटलैंड साइट की संख्या है बाद में 80 हो गई है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी शामिल की गई है। तो इसमें से साथ ही 2 तो वेटलैंड जो साइट है ये तमिलनाडु से है, जबकि 3 कर्नाटक से शामिल की गई हैं। पहले कर्नाटक की डिस्कस कर लेते हैं। तो कर्नाटक की है अंक समुद्र 25 संरक्षण रिजर्व, दूसरा अगनाशिनी एस्चुएरी और तीसरी है मगदी केरे संरक्षण। थोड़ा दोस्तों डिफिकल्ट नाम है। 2 इसमें से तमिलनाडु के हैं, एक तो कराई बेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा लंगवुड 16 रिजर्व वन। इन दोनों को शामिल किया गया है। तमिलनाडु से सबसे अधिक जो रामसर साइट वाला अब जो राज्य बन गया है ये तमिलनाडु, जहाँ पर 16 वेटलैंड रामसर साइट हो चुकी हैं। दूसरे स्थान पर है 10 वेटलैंड साइट के साथ उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं आपके रामसर संधि के बारे में। तो जो रामसर संधि है साथियों ये 2 फरवरी 1971 को ईरान का जो कैस्पियन सागर है इसके तट पर एक रामसर शहर स्थित है और यहीं पर 2 फरवरी 19 को रामसर संधि हुई थी। लेकिन ये लागू कब हुई थी? तो 1975 के अंदर। यदि आपसे पूछे कि बाद में रामसर संधि कब हुई थी तो 1982 के अंदर। और अभी साथ 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया गया है इंदौर के अंदर। 2024 की थीम क्या है वर्ल्ड वेटलैंड डे की? तो वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ये 2024 के लिए वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर भारत का पहला मानव जो DNA बैंक है ये किस संस्थान में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया साथ ही आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए साथ जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसका जो जंतु विभाग है इसके अंदर एक लैब है जिसका नाम है ज्ञानेश्वर लैब। और यहाँ पर ऑटोमेटिक DNA एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई गई है। और ये जो मशीन है ये किसी भी जैविक सामग्री जैसे कि खून, लार, बाल या फिर जो टिश्यू है इससे DNA निकाला जा सकता है। और इसके माध्यम से भविष्य में किसी भी महामारी का लोगों के ऊपर प्रभाव समझने में क्या होगा कि आसानी होगी। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी किस बैंक में ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी है? तो देखिए दरअसल साथ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये तभी किसी बैंक के ट्रांजैक्शन पर रोक लगाती है या तो उसने RBI के रूल फॉलो नहीं की हो या फिर गाइडलाइन। तो अभी जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसके ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी है। और अब होगा क्या साथियों, तो कंपनी क्या है कि 29 फरवरी के बाद जो बैंकिंग सर्विस है ये नहीं दे पाएगी। बात करते हैं पहले आपके पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 28 नवंबर 2017 को। मुख्यालय का है तो ग्रेटर नोएडा के अंदर। और इसके संस्थापक कौन है और CEO? तो ये साथियों आपके विजय शेखर शर्मा। बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। तो इसकी जो स्थापना है ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जबकि इसका अधिनियम कब का था? तो 1934 का। मुख्यालय इसका साथियों महाराष्ट्र के मुंबई में। और वर्तमान में इसके 25वें नंबर के गवर्नर कौन है? तो ये आपके शक्तिकांत दास। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी कलेगनाथ स्पोर्ट किट पहल का शुभारंभ किया है? तो ऐसा करने वाली जो राज्य सरकार बनी है जिसने अभी कलेगनाथ स्पोर्ट किट पहल का शुभारंभ किया है ये बनी आपकी तमिलनाडु सरकार। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथी जो तमिलनाडु के मंत्री हैं जिसका नाम है उदयनिधि स्टालिन, इन्होंने इस पहल का शुभारंभ किया है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो जमीनी स्तर की खेल प्रतिभागों में पोषित करने के लिए 12,000 गाँवों को खेल किट प्रदान की जाएगी। और इस योजना को जो नाम है ये दिव्यांग
कलेगनाथ करुणानिधि के नाम पर रखा गया है। और ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो खेल किट वितरण है ये के कहाँ पर जाएगी, तो 7 फरवरी को तमिलनाडु के त्रिची में। बात करते हैं अब तमिलनाडु के बारे में, तो मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, राज्यपाल है RN रवि, और राजधानी यहाँ की चेन्नई। विधानसभा की सीट देखने को मिलेंगी आपको यहाँ पर 234, राज्यसभा की सीट है 18, जबकि लोकसभा की सीट 45 है। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो एक तो साथियों अन्नामलाई, मुड्डूमलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, मुकुर्ती और पलानीज, और एक और है गुंडी राष्ट्रीय उद्यान। ये 6 राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष को अभी भारतीय नौसेना ने नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? ये साथी बनलाना क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के लिए जरूर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ष 2024 को अभी भारतीय नौसेना ने नौसेना के नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में जो अंतर्धार्मिक सद्भावना सप्ताह है ये कब से लेकर कब तक मनाया गया है? यानी कि जो वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक है ये कब से लेकर कब तक मनाया जाता है? तो आपका 1 से लेकर 7 फरवरी तक। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और ये जो साथियों वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक है ये विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच आपसी समझ, शांति और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। पहली बार 2010 में संयुक्त राष्ट्र में जो जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय हैं इनके द्वारा यह दिवस प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 1 फरवरी 2024 को अभी भारत सरकार के जो मुख्य हाइड्रोग्राफर है इसके रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला साथी लोचन सिंह पठानिया ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये साथी आपके सामने इमेज में लोचन सिंह पठानिया, जिनको भी भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में नियुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में साथी एक योजना और लॉन्च की गई है और इसका नाम है उंगलई तेडी उंगल ओरेल योजना। ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये भी किसी साथी तमिलनाडु सरकार के द्वारा ही। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथी जो उंगलई तेडी उंगल ओरेल योजना है इसका अर्थ क्या है? तो आपके दरवाजे पर सेवा लाना, और इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार और विभिन्न योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। बात करते हैं फिर से तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु के बारे में हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीमाएं देख लेते हैं कि कितने राज्यों के साथ लगती है। तो एक तो आपकी केरल, दूसरी लगती है आपकी कर्नाटक के साथ, और तीसरी लगती है आंध्र प्रदेश राज्य के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस बीमारी के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया साथियों फाइलेरिया बीमारी से निपटने के लिए। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। आगे समझ लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए साथियों जो उत्तर प्रदेश सरकार है इसने 5 से लेकर 15 फरवरी तक फाइलेरिया को खत्म करने के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान को शुरू करेगी। और इस अभियान के दौरान क्या होगा, तो घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया के रोकथाम के लिए दवाएं खिलाई जाएंगी। और फाइलेरिया क्या है कि उन्मूलन के जो मिशन है इसके तहत राज्य के 17 जिलों में अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार को जो लक्ष्य है 2027 तक देश से फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य है। बात करते साथ ही फाइलेरिया बीमारी के बारे में, तो ये एक संक्रामक रोग है और जो कि नेमेटोड परजीवियों की वजह से होता है। इससे होता क्या है, तो पैरों और हाथों में क्या है कि काफी ज्यादा सूजन आ जाती है, जैसे कि आप लोग इमेज में भी देख पा रहे हैं, और विकलांगता का कारण बनती है ये बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी निम्नलिखित में से किसने FIH हॉकी 5S पुरुष विश्व कप का खिताब जीता है? तो ये भी जीते साथ ही नीदरलैंड के द्वारा ही। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको कुछ ही समय पहले पढ़ाया था, 2 दिन पहले, कि अभी FIH जो हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब जीता है ये भी नीदरलैंड के द्वारा ही जीता गया था। लेकिन खाली आपको इतना जरूर याद रखना पड़ेगा कि इसमें उपविजेता कौन रही है। तो देखिए साथियों जो पुरुषों वाले में उपविजेता रही है ये तो रही है आपकी मलेशिया, लेकिन महिलाओं वाले में जो उपविजेता रही है या अपनी भारतीय महिलाओं की टीम रही है। आयोजित दोनों जो टूर्नामेंट है ये ओमान की राजधानी मस्कट में किए गए।
अब बात करते हैं आपके इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में। तो इसका गठन हुआ था 7 जनवरी 1924 को। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लोजेन में। अध्यक्ष है इसके तैयब इकराम। CEO हैं थियरी बेन। जबकि इसमें सदस्य कितने हैं? तो 140। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये क्या कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों, जो लाल कृष्ण आडवाणी है ये 50वें ऐसे व्यक्ति बनेंगे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और भारत रत्न क्या है कि एक साल में 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, और इस बार 2 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था कि जो कर्पूरी ठाकुर है, जो कि बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको भी सम्मानित किया जाएगा। और दूसरे व्यक्ति अब बने लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि 50वें नंबर के व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ये साथियों आपके इमेज में लाल कृष्ण आडवाणी। अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है लाल कृष्ण आडवाणी, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी का जो जन्म है 8 नवंबर 1927 को कराची के अंदर हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। 2015 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2002 से लेकर 2004 तक ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 7वें उप प्रधानमंत्री भी रहे। और लाल कृष्ण जो आडवाणी है ये 5 बार तो लोकसभा, 4 बार राज्यसभा सांसद और 3 बार बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बात करते हैं भारत रत्न के बारे में, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 के अंदर। ये जो पुरस्कार है ये कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, जन सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। भारत रत्न अलंकार क्या है कि कांस्य धातु निर्मित पेपर के पत्ते का आकार का होता है, जो कि 5.8 इंच लंबा, 4.7 इंच चौड़ा तथा 3.1 इंच मोटा होता है। इसके मुख्य भाग पर प्लेटिनम से सूर्य की आकृति अंकित होती है। और इसके नीचे क्या है कि भारत रत्न शब्द में लिखा होता है। इसके पीछे भाग पर राष्ट्रीय चिन्ह, और पीछे भाग के जो नीचे भाग है इस पर सत्यमेव जयते लिखा होता है। इससे पहले साथियों भारत रत्न जो 2019 है, इससे किससे सम्मानित किया गया था? तो 3 व्यक्तियों को, प्रणब मुखर्जी जो कि राष्ट्रपति थे, भूपेन हजारिका, इनको दिया गया था मरणोपरांत लोक कार्य के लिए, और नानाजी देशमुख, इनको भी दिया गया था मरणोपरांत कला के क्षेत्र में। पहले व्यक्ति कौन थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 3 व्यक्तियों को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। और जो साथियों कर्पूरी ठाकुर है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है भारत रत्न। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भारत किस देश की सेनाओं के बीच अभी पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है सदा तनसीक, ये प्रारंभ हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक और एक शेयर करना मत भूलिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।